देखो, इसमें फ्रिक्शन का मॉड्यूल का एडवांस मॉड्यूल का एक्सरसाइज 4 पार्ट 1 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक बाउल है, फिक्स बाउल है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। एक इंसेक्ट है एक इंसेक्ट है जिसके बीच में और बाउल के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो अब इंसेक्ट क्या कर रहा है कि इस बॉल पे क्रॉल कर रहा है। तो कंफर्म है कि जितना ऊपर जाएगा उतना ही स्लिप होने के चांस ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस ऐसे हो रहा है, स्लिप कर जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इंसेक्ट है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक क्रॉल कर सकता है, अदरवाइज स्लिप कर जाएगा। तो चलो मान लिया कि वो यहीं तक क्रॉल करेगा, यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक अगर क्रॉल करता है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो ये जो एंगल होना चाहिए ना, ये वाला एंगल होना चाहिए थीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर जाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से ये वाला सरफेस एक इंक्लाइन प्लेन ही जैसा तो है, बट एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो रहा है। तो ये वाला एंगल जो थीटा है, दिस थीटा टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। अब टेन थीटा निकालना बाकी है, आगे बढ़ा दो। ये थीटा, ये पूरा 90, ये 90 थीटा, ये क्या बनेगा थीटा। अब अगर ये हाइट एच है, ये हाइट एच है, तो ये दूरी क्या बनेगी, दिस वन इज आर माइनस एच। तो टेन थीटा किस बराबर होगा, और ये दूरी आर के बराबर होगी, आर, ये आर माइनस एच। तो टेन थीटा किस बराबर होगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ किसके बराबर होगा, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सेपरेट करके अनरूट करेंगे, तो आएगा आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का स्क्वायर का अंडर रूट। ये लेंथ आ गया डिवाइड बाई ये लेंथ, आर माइनस एच इज इक्वल टू म्यू। सिंप्लीफाई कर दो, इसके इधर की स्क्वायरिंग कर दो, सॉल्व कर दोगे, एच आ जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रक है, इसका एक्सेलरेशन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके नीचे का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। कह रहा है कि अगर टाइम 0 से 1 सेकेंड है तो इस ट्रक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके 1 सेकेंड के बाद ट्रक की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो कह रहा है इस ब्लॉक का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। मैंने कहा ठीक है चलो। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉक कब तक स्लिप नहीं करेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक कब तक स्लिप नहीं करेगा, जब तक यहाँ का फ्रिक्शन, अच्छा ये तो शुरू में ही समझना पड़ेगा कि इस इस एक्सेलरेशन पे क्या ब्लॉक स्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैंने क्या किया इसके लिए, अब ये इस पे स्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे नहीं स्लिप कर रहा है, एज्यूमिंग नो स्लिप एज्यूम किया, तो फ्रिक्शन क्या दिखेगा, स्टैटिक। तो यहाँ का फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले लिख लो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू म्यू एम जी, तो 0.2 एम इसका मास है इंटू जी, तो वैल्यू इज 2m आ गया। अब इस पे एफ बराबर एम लिखो, इस ब्लॉक पे, तो एफ बराबर इस ब्लॉक का मास एम है, और चूंकि ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, अगर ये ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक और इस वेस का एक्सेशन बराबर होगा। तो वेस का ए है, यहाँ पे क्या लिखेंगे एम इंटू ए, और एक वैल्यू क्या है 5, इसका मतलब आ गया 5 है। अभी जो 5m है ये इस 2m से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो माना है वो गलत माना है। तो इसने ये प्रूफ कर दिया कि इस ब्लॉक को स्लिप करना ही पड़ेगा इसके ऊपर, और शुरू से ही करेगा। तो ठीक है, अगर स्लिप करेगा तो इस ब्लॉक की एवीडी बनाओ, तो ब्लॉक की एवीडी में फ्रिक्शन क्या दिखाओगे, मैक्सिमम पे दिखाओगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज 2m मास m। तो क्या लिखोगे 2m बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इस एक वैल्यू क्या आ गई, ये नॉट मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब ये वेव भाग रहा होगा तो इस ब्लॉक का एक्सेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कम से कम 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक तो ये एक्सेलरेट हो ही रहा है, तो 1 सेकेंड तक ये तो रहेगा ही, 1 सेकेंड तक तो यही एक्सेलरेशन चलेगा। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या आएगी, v बराबर u प्लस एटी, तो u 0 है, इनिशियली 0 था, एटी ए 2 है, और टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड तक तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड तक तो रहेगी रहेगी, ऐसे बनेगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अच्छा 1 सेकेंड तक तो ऐसे रहेगी इस ब्लॉक का, अभी कुछ चीजें बाकी जो समझना पड़ेगा। इस वेव के पास भी वेलोसिटी आएगी, तो इसको मैं पहले इरेज कर दूं, फिर मैं समझता हूँ क्या करना है।
1 सेकेंड पे हमें 1 सेकेंड पे, मतलब मैं सिर्फ 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, टाइम लेस देन 1 की बात कर रहा हूँ। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है किसके, 2 के बराबर है। और इस वेव का एक्सेलरेशन क्या है, 5। तो 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आई इसकी वो कितनी आई, 2 आई, v बार v प्लस at से। अब 1 सेकेंड पे इस वेव का जो वेलोसिटी आई, वेव की वेलोसिटी v डैश मान लो, ये कितनी आएगी, 5 आएगी। v और u प्लस at लगा दो तो u 0, a के 5 इंटू टाइम 1 सेकेंड आ गया। लेकिन अब दिक्कत क्या आने वाली है, ये अब इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट हो गई बट इसकी वेलोसिटी 5 है, इसकी 2 है, तो स्लिप कर रहा है ना। मतलब अब अगला इंटरवल है टी इज ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, इस पे होगा कि अगर तुम वेव पे खड़े, अगर इसके मोशन को देखोगे तो इसका तो 2 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर है, लेकिन इसका तो 5 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर है। अब क्या होगा, अब एक्सेलरेशन गायब हो गया, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, इसका मतलब अभी इसके ऊपर अभी भी फ्रिक्शन काम करेगा आगे की ओर। लेकिन ये फ्रिक्शन कब तक काम करेगा, अभी जो फ्रिक्शन इधर इसके ऊपर आगे की ओर काम कर रहा है वो फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी कभी भी बढ़ाएगा, लेकिन कब तक बढ़ाएगा, इस 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई है, वेव की वेलोसिटी नहीं घटेगी। इस पे जो फ्रिक्शन आगे की ओर आएगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे आएगा। इस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए इस पे अलग से फोर्स लगाया जाएगा ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वो लिखा है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो फ्रिक्शन बस इसी की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस पे आगे की ओर है, इस पे पीछे की ओर है, और यहाँ पे एक अलग से फोर्स आएगा, और वो फोर्स इसको बैलेंस करके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर देगा। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी 2 है, तो 2 से अभी भी इंक्रीज करेगा, इसलिए क्योंकि इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये वाला सरफेस इसको आगे की ओर पुल करेगा। तो फिर ये आगे की ओर इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, और इसका एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, यही रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो वही है 2m, तो 2m बराबर मास इंटू वेट। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, और कब तक बढ़ेगी, जब तक कि इसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, 5 ना हो जाए। इसका मतलब ये 5 तक ग्राफ चलेगा, और 5 होने में ये कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड का समय लगेगा, 5 सेकेंड के v बार v प्लस at से। और एक बार जब इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, 5 इसकी भी हो गई, 5 इसकी भी हो गई, तो वेलोसिटी का बढ़ना कम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर ग्राफ ऐसे चलेगा। क्यों, क्योंकि एक बार वेलोसिटी बराबर हो गई तो इसकी बीच का फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाएगा, अचानक से फ्रिक्शन गायब हो गया। वेलोसिटी बराबर हो गई तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आ गया तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ा देगा ना, बढ़ाना नहीं है, बराबर करेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो फिर 0 से 5 सेकंड तक ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 kg का ब्लॉक है, ये 45 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल है, और एक रस्सी है जो इस एंड से ऐसे आके इस इंक्लाइन से अटैच्ड है। कह रहा है कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन 50 न्यूटन है, सबकी आवाज कट के आ रही है सर। तो कह रहा है कि एक ब्लॉक है 15 kg का, इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री है, एक स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है, उसमें टेंशन 50 न्यूटन है। पूछ रहा है कि अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो बताइए कि इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा। अच्छा एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना भी ज्यादा होगा ये ब्लॉक उतना ही इक्विलिब्रियम पर रहेगा। बस फर्क क्या है, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो इस टेंशन पे, इस 50 टेंशन पे यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक आ जाएगा और अपने मैक्सिमम पे काम नहीं कर रहा होगा। और अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम करने लगोगे तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ का फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग पे आएगा, मिनिमम म्यू के केस में यहाँ का फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग पे आएगा और आके इसको बैलेंस करेगा लिमिटिंग पे। तो म्यू जो भी आएगा उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर। तो टेंशन टी ऐसे दिखाएंगे, नॉर्मल एक्शन से दिखाएंगे। दूसरा इधर क्या बनेगा, mg 15 है ना, 15 g साइन 45 डिग्री, इधर क्या बनेगा, अब 15g cos 45 डिग्री, और ये भी एंगल 45 होगा, क्योंकि एक बार एक एंगल 45 हो जाता है तो सारा एंगल 45 हो जाता है। और एक और चीज देखो, ये नीचे को स्लाइड कर रहा होगा तभी तो टेंशन आएगा। अगर ये नीचे को स्लाइड कर रहा है तभी तो इसमें टेंशन आएगा, अदरवाइज इसमें टेंशन नहीं आ पाएगा। क्योंकि तो स्लाइड तो करना ही चाहिए
तभी आएगा, और वो किधर आना चाहिए फ्रिक्शन, तब ऊपर आना चाहिए, ताकि ये टेंशन उसकी, इस कंपोनेंट का टेंशन का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ का फ्रिक्शन किया म्यू इंटू एन। अब फोर्स बैलेंस करेंगे, ऊपर को फोर्स है तो क्या लिखेंगे, एन ऊपर को रहा है, और ये टी का एक कंपोनेंट -50 साइन 45 डिग्री माइनस 15g cos 45 डिग्री बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 1। फिर x में फोर्स बैलेंस करो तो क्या लिखेंगे, 15g साइन 45 डिग्री माइनस 50 cos 45 डिग्री माइनस μ1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, सॉल्व कर दो। जैसे सॉल्व करोगे म्यू आएगा, और इस म्यू को म्यू नॉट लिख लो, म्यू नॉट आएगा, कहाँ गया, म्यू नॉट आ गया। यहां से एन उठा के यहाँ रखोगे तो म्यू नॉट आ जाएगा। अब आंसर जो होना चाहिए, वो जो म्यू जो होगा, जो इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट लगेगा, उसके सारे वैल्यू के लिए आंसर होल्ड कर जाएगा। तो इसलिए उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन सॉल्व करने के बाद आया होगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इस रिलेशन की वजह से आ जाएगा। बात समझ में आई? सॉल्व कर लो, 45 है ना, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से n आएगा, ये 45 इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से आएगा कैलकुलेशन के बाद 15, 150 मान लो इसको, ये मान लो 50, इसको म्यू नॉट को इधर भेज दो, तो n का टर्म में ये 50 लिख लो यहाँ से, और ये 150 लिख लो इसको, 150। तो ये कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 200, इट इज म्यू नॉट। इसका मतलब जो म्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या, 4 ऑप्शन बने हुए हैं, उसमें ए बी सी तीनों सही है। पेज नंबर कौन सा था? ए बी सी, पेज नंबर 76। तो ठीक है, तो ए पार्ट में 1/2 दे रहा है तो भी सही जाएगा, बी पार्ट 2/3 दे रहा है तो भी सही जाएगा, सी पार्ट 3/4 दे रहा है तो भी सही जाएगा। तो ए बी सी तीनों सही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा, उतना ही यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट एन आएगा, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा। और जैसे कि अगर यहाँ आप लिख रहे हो म्यू नॉट क्या है, 1/2, यहाँ से जो एन आएगा ना, एन की एक वैल्यू आएगी, और ये म्यू 1/2 आया है, ये वाला म्यू नॉट 1/2 आया है, सॉरी म्यू नॉट 1/2 आया है यहाँ से। तो ये जो फ्रिक्शन बनेगा वो कितना आएगा, 1/2 इंटू एन, एन यहाँ वाला है 50, ये वाला टर्म्स इसमें लिख लो, इतना आ गया। अब अगर तुम फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो 2/3 लेते हो, तो यहाँ का फ्रिक्शन इस टेंशन पे आएगा तो इतना ही, बट आ सकता है, क्यों, क्योंकि 2/3 पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो इस वैल्यू से ज्यादा होगा, और इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए इतना ही फ्रिक्शन चाहिए। तो इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे कम तो अपना फ्रिक्शन दे ही सकता है, आवाज कट के आ रही है तो लगातार, अपना कम फ्रिक्शन देके उसको रोक देगा। अगर तुम फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2/3 लेते हो, तो यहाँ का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बनेगा वो 2/3n बनेगा। लेकिन इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तुम्हें कितने फ्रिक्शन की जरूरत है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन चाहिए म्यू नॉट इंटू एन, म्यू नॉट क्या 1/2 इंटू 1, तुमको 1/2 इंटू एन चाहिए। मतलब इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन तुम्हें 1/2 इंटू एन चाहिए, जबकि 2/3 के केस में वो इतना तक दे सकता है, तो ठीक है, इसका कम तो दे ही सकता है, तो वो अपना कम देके इसको रोक देगा। और जब तुम 1/2 लोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 1/2 इंटू एन बनेगा, और तुम्हें इतना ही चाहिए, तो पूरा अपना दे के इसको रोक देगा। और जब तुम 3/4 पे जाओगे तो क्या आएगा, 3/4 इंटू एन आएगा, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 1/2 चाहिए, बट ये तो इतना तक दे सकता है, तो अपना कम देके इसको रोक देगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस, ठीक है, दोबारा समझाऊं? क्या दोबारा समझाऊं? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है, इसका मास m है, और एक पर्सन है, इसका मास स्मॉल m है। दोनों, इसके पैर के नीचे का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और इसके नीचे का भी म्यू है, बट ये वाला मास इस पर्सन के मास से ज्यादा है। तो कह रहा है कि बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है द ब्लॉक विल नॉट मूव अनलेस द मैन ऑल्सो मूव। ये ब्लॉक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये पर्सन मूव न करे। चलो ये ऑप्शन चेक करते हैं। इस फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू को यहाँ क्या आएगा, म्यू कैपिटल एम जी लिमिटिंग वैल्यू, और यहाँ क्या आएगा म्यू एम जी। इसको मूव करवाना है,
तो यहाँ का जो टेंशन टी होना चाहिए वो इस म्यू एम जी से ज्यादा होना चाहिए। ये ब्लॉक तभी मूव करेगा जब टी इज ग्रेटर देन म्यू एम जी। अब तुम इस पर्सन की केवीडी बनाओ, पर्सन की केवीडी, तो पर्सन की केवीडी बनाओगे तो टी, ये टी है, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी, म्यू एम जी होगा। तो तुम मुझे बताओ अगर टी म्यू एम जी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो टेंशन वो इससे भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म तो इससे भी ज्यादा है भाई। अगर मास स्मॉल एम से ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, तुम ये भी कह सकते हो कि म्यू कैपिटल एम जी इज ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो टेंशन इससे भी तो ज्यादा हो गया। अगर टेंशन इससे ज्यादा हो गया तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना पड़ेगा। जब एक्सेलरेट होगा तभी जाके इस टेंशन को बढ़ा पाएगा। जब ये टेंशन बढ़ेगा तो हो सकता है ये बढ़ के इससे ज्यादा हो जाए और ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए। और अगर ये नहीं मूव कर रहा है तो ये टेंशन कितना लगाएगा, सिर्फ इसके बराबर लगाएगा। अगर मैं नहीं मूव कर रहा हूं तो मैं टेंशन किसके बराबर लगाऊंगा, फ्रिक्शन के बराबर। और जो उधर का टेंशन अगर वो इसके फ्रिक्शन के बराबर आ गया, अगर ये टेंशन इसके बराबर आ गया तो ये तो बहुत ज्यादा है ना इससे, तो इसको भागने नहीं देगा, स्टॉप कर देगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के। इसलिए कहा जाता है किसी ब्लॉक को तुम खींचा, तुम नहीं खींच पा रहे तो उसके तरफ खुद तेज दौड़ो, खींचते हुए खुद तेज दौड़ो। इससे क्या होगा, तुम अपने आप को एक्सीलरेट करोगे। और एक्सीलरेट कैसे करोगे, जब टेंशन को तुम अपने पैर के नीचे के फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा करोगे। तो जब टेंशन ज्यादा हो गया तो उस ब्लॉक को पुल कर देगा आगे की ओर। तो इसका मतलब ये पार्ट सही कह रहा है। इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट कह रहा है कि द मैन कैन मूव इवन व्हेन द ब्लॉक इज स्टेशनरी। ऑफ कोर्स कर सकता है मूव भाई। ये जो टेंशन फोर्स लगाया है वो इस म्यू एम जी से थोड़ी सी ज्यादा लगाया, थोड़ी सी ज्यादा लगाया। मतलब कब वो ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा, जब इस टेंशन की वैल्यू लेस देन म्यू कैपिटल एम जी हो, नहीं मूव करेगा। अब इस पे तुम जो फोर्स लगाओ वो ऐसा लगाओ कि टेंशन इससे कम हो बट इससे ज्यादा हो, इससे कम हो बट इससे ज्यादा हो। इक्वालिटी हटा दो यहां से, ये टेंशन लगा दो। तो अगर इस पर्सन ने जो टेंशन लगाया है, इस पर्सन ने जो टेंशन लगाया है वो अगर म्यू एम जी से ज्यादा है तो ये मूव करेगा। लेकिन अगर वो टेंशन इससे कम है, इसके फ्रिक्शन कम है, नहीं मूव करेगा। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये रेस्ट में रहे बट ये इधर एक्सेलरेट कर रहा हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सी पार्ट सही कर, नहीं बी पार्ट इसका सही कर रहा है। द मैन कैन मूव इवन व्हेन द ब्लॉक इज स्टेशनरी, बी पार्ट सही है। सी पार्ट, बोथ मूव, एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एकदम सही जा रहा है। इसलिए क्योंकि दोनों मूव करेंगे तो इस पे फोर्स क्या दिखाओगे, टी माइनस म्यू एम जी बराबर मास इंटू ए इस ब्लॉक का। तो एम यहां भेज दो, एम यहां पे आ गया, एम यहां से हट जाएगा। अब देखो मास अगर ज्यादा है, टेंशन तो दोनों ब्लॉक पे सेम है, इस पे अगर मास ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कम होगा और इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है। ये ऑब्वियस भी तो है कि भाई ये खूब तेज एक्सेलरेट होगा तब तो ज्यादा टेंशन लगाएगा, और ताकि वो भाग सके, तो भाग सके मतलब उसका एक्सेलरेशन कम है। मतलब वेव का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, वेव का एक्सेलरेशन कम होगा जब, हमेशा कम होगा जब ये इसके तरफ मूव कर रहा होगा। तो सी पार्ट भी सही कर रहा है। डी पार्ट, नन ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आंसर इज एबीसी। बात समझ में आई? देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है 4m मास का, उसके ऊपर स्मॉल m मास का ब्लॉक है, इसका लेंथ l/4 है और इसका लेंथ l है, ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है और इसके और इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू क्या है। अब कह रहा है जब सिस्टम को रिलीज करोगे तो ये इस पे स्लिप कर रहा है और ये लेंथ l/4 है और ये लेंथ l है। तो कह रहा है जब इस पे स्लिप कर रहा है तो इस पे भाग रहा है, तो भाग रहा है तो जब इस ब्लॉक का सिर्फ l/8 पार्ट, मतलब यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, सिर्फ l/8 पार्ट इस पर आ गया, इस पर आ गया, तो उतने टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा, वही लिख रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 4m मास व्हेन ओनली l/8 लेंथ ऑफ ब्लॉक इज रिमेन ऑन वेज। वेज कर रहा हूं, ये वेज है। सॉल्व करता हूं। कंफर्म है कि जब ये इसके ऊपर क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बता रहा है, लैंग्वेज ही बता रहा है कि ये ज्यादा तेज भाग रहा है और इधर कम, इधर धीरे धीरे भाग रहा होगा। तो चलो इस 4m की वीडियो बनाते हैं। 4m की वीडियो बनाओगे तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे दिखाओगे, इस पे फ्रिक्शन आगे दिखाओगे, और कितने का फ्रिक्शन दिखाओगे, तो म्यू के mg का।
म्यू के एम इंटू जी का। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो a2 है, तो a2 क्या आएगा, दिस फोर्स अपॉन 4m, तो वैल्यू क्या आ गई, म्यू के जी अपॉन 4 आ गई। अब तुम्हें इस ब्लॉक की एबीडी बनानी पड़ेगी। ये तो तुम्हें नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन के लिए रस्सी को सीधा कर दो, ये वाला mg है ना, रस्सी सीधे का अप्रोच का मेथड का यूज करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये ब्लॉक mg ऐसे दिखाओगे, और इस पे फ्रिक्शन पीछे दिखाओगे, इस पे आगे है तो इस पे पीछे फ्रिक्शन पीछे, कितने का, सेम फ्रिक्शन है म्यू के mg का। अब इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है m, तो इसका एक्सेलरेशन a1 किस बराबर आएगा, a1 आएगा इसमें से ये फोर्स घटा दो और टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो a1 की वैल्यू आएगी जी कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से घटाओ और मास 2m से डिवाइड कर दो, तो बनेगा g कॉमन निकलेगा और क्या बनेगा 1 माइनस म्यू के अपॉन 2, ये बनेगा mg माइनस म्यू के mg बराबर 2m इंटू a1 आ गया इतना। तो अब देखो ये एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का है, ठीक है। अब देखो ये कितना दूरी तय करेगा, मान लो ये t टाइम लगा इसको यहां से यहां तक आने में, t टाइम लगा, तो t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट तुम कितना लिखोगे, s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, u 0 है और हाफ, और एक जगह पे क्या लिखो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 जो कि है म्यू बस 4 इंटू टी स्क्वायर, बस टाइम आ गया तो आंसर आ गया। और टाइम क्या होगा, इस ब्लॉक को यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन ये किसके फ्रेम में जा रहा है, किसके फ्रेम में, इस वेज के फ्रेम में जा रहा है, इसका मतलब आपको वेज के फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन में से इस वेज का एक्सेलरेशन घटाओगे तब तो जाके वेज रेस्ट में आएगा, तब तो कहोगे कि ये ब्लॉक सर ऐसे भागते 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 तो यहां तक आ रहा है, ठीक है, और तब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो वेज के फ्रेम में कवर करेगा। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा किससे आएगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है a1, इस a1 में से इस a2 घटाना पड़ेगा, मतलब g ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू के अपॉन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला एक्सेलरेशन म्यू के g अपॉन 4 के बराबर, ये रिलेटिव आ गया। अब देखो अगर ये वाला l/8 पार्ट यहाँ पे है, सिर्फ ये वाला पार्ट l/8 है, l/8 है, तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पता कर लेते हैं। अच्छा ये जो एंड है ये भी तो l/8 होगा दूरी, तो ये जो डिस्टेंस कितना तय किया उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। फ्रंट एंड कितना दूरी गया है वही इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इस वेज के फ्रेम में, क्योंकि हम लोग सब कुछ वेज के फ्रेम में कर रहे हैं। यहां शुरू हुआ है वेज का फ्रेम, वेज फ्रेम, तो ये एंड यहां से यहां तक कितना दूरी होगा, ये दूरी निकालने के लिए इस यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालो, उसमें से ये दूरी हटा दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जो एस रिलेटिव आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां से लेके यहां तक ये तो दूरी एल होगी, ये दूरी एल होगी, ये होगी l/8, क्या लिखोगे l प्लस l/8, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा l/4 घटाना पड़ेगा। आपको डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक चाहिए ना, तो यहां से लेके नहीं, मुझे क्या घटाना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी, ये दूरी कैसे निकलेगी, यहां से लेके इस दूरी में से ये दूरी घटाऊंगा, तो ये दूरी क्या है l, ये है l/8 और l/4 घटा दो, l/4 घटा दो, तो क्या बन गया l माइनस l/8 बन गया, तो दिस इज 7l/8। तो क्या करोगे 7l/8 बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अब देख सकते हो ए आर उठा के यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ से टी आएगा, और टी उठा के यहाँ प्लेस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर ब्लॉक। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल एम ब्लॉक है, कैपिटल एम ब्लॉक है, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ/2 है, यहाँ का म्यू है, पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशंस एंड टाइम टू फॉल ऑफ। ये ब्लॉक कितने टाइम में इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम है ना, और यहाँ का ज्यादा है, कंफर्म ये ज्यादा तेज एक्सेलरेट करेगा इधर, और तभी तो पूछ रहा है कि टाइम टू फॉल ऑफ, पीछे थोड़ी करना है, ये तेजी से एक्सेलरेट हो रहा होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे जा रहा होगा, तो उससे क्या होगा कि तेज आगे निकलेगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा, तो फिर ये फॉल ऑफ यहां से करेगा, तो फिर इस ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक की वीडियो बनाओगे तो इधर फोर्स क्या दिखाओगे mg sin थीटा, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या दिखाओगे
म्यू बाई टू एम जी कॉस थीटा। तो इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन A1 लिख लो। तो A1 कितना लिखोगे, ये आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू बाई टू जी कॉस थीटा जाएगा। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स बराबर मास इंटू ए, ये इतना आ गया। अब इस ब्लॉक का एबीडी बनाओगे कैपिटल एम वाले की। तो ये वाला फोर्स क्या दिखाओगे, कैपिटल एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा म्यू, तो ये आएगा टोटल मास। यहाँ का फ्रिक्शन के लिए टोटल मास यूज करेंगे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे चूंकि इस पे फ्रिक्शन पीछे है तो एक फ्रिक्शन इस पे आगे आएगा, आएगा कितना, म्यू बाई टू एम जी कॉस थीटा। अब इसका एक्सप्रेशन A2 मान लो। तो A2 के लिए क्या करोगे, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस म्यू बाई टू स्मॉल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी कॉस थीटा बराबर कैपिटल एम इंटू A2। इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको इसके ऊपर कितना दूरी तय करना पड़ेगा, L दूरी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इस ब्लॉक की जो लेंथ है ये पॉइंट साइज है कंपेयर टू दिस लेंथ, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा इसको इधर करने के लिए, L दूरी। तो क्या निकालोगे, L बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो U 0 है और हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट L इसके फ्रेम में होगा ना, जब इसके फ्रेम में होगा डिस्प्लेसमेंट L, तो उसी के फ्रेम में एक्सेलरेशन भी लेना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, और ए रिलेटिव क्या होगा समझ सकते हो, इट इज A1 माइनस A2। ये तेज भाग रहा है A1 और ये A2, व्हाट इज रिलेटिव A1 माइनस A2, उठा कर रख दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक वॉल है एक ग्राउंड है, इसका मास 2m है और आपने यहाँ फोर्स F लगाया है, इसका मास स्मॉल m है। कह रहा है कि इसके और इसके बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/3 है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/3 है। बाकी सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस है, सिर्फ यही वॉल रफ है। कह रहा है कि यहाँ पे F की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि इस ब्लॉक को मैं लिफ्ट कर सकूं, ये ब्लॉक B है, इसको मैं ऊपर पर उठा सकूं। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जो मेंशन नहीं किया हूँ बट अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस F की वैल्यू इस F मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया तो बताइए ब्लॉक B का एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब इफ F is just F minimum plus then find acceleration of B। तो क्या करेंगे, एबीडी बनाओ। इसकी एबीडी बनाओगे तो ये वाला n, ये वाला एंगल थीटा है, तो n ऐसे दिखाओगे, और n का वर्टिकल से वही एंगल होगा जो इसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। तो ये इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, तो इसका नॉर्मल वर्टिकल से थीटा। ये फोर्स F है, बाकी यहां से तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ग्राउंड का N1 ऊपर को रहेगा, उससे मतलब नहीं है, फोर्स हॉरिजॉन्टल बैलेंस कराना है। तो इस पे क्या लिखोगे, इस 2m मास लिखोगे तुम इक्वेशन, F माइनस n साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम इस ब्लॉक पे करोगे, तो इस ब्लॉक की जो एबीडी बनाओगे इस ब्लॉक की, तो ये वाला n तुम ऐसे दिखाओगे, और इसका वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा, वही एंगल है, और तो कोई फोर्स से फ्रिक्शन आएगा नहीं, और इसका वेट स्मॉल m नीचे को दिखाओगे, और यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन N1 ऐसे दिखाओगे, और जब ब्लॉक ऊपर को लिफ्ट करना है तो इसके इस सरफेस पे फ्रिक्शन नीचे को काम करेगा, कितने का, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट F मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिनिमम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा कितने का, 2/3 इंटू n का, ऊपर को लिफ्ट करना है तो फ्रिक्शन नीचे आएगा। अब इस पे फोर्स इक्वेशन बैलेंस करेंगे y में, तो y में क्या लिखोगे, y में n का कॉस कंपोनेंट n कॉस थीटा माइनस 2/3 n mg नीचे माइनस mg बराबर 0। फिर x में फोर्स बैलेंस कर दो तो क्या बनेगा, n साइन थीटा, n का साइन थीटा, अच्छा ये n1, अच्छा ये n1 होना चाहिए, ध्यान रखना, म्यू इंटू n1 ना, ये n1 है, तो ये क्या बनेगा, n1 बराबर 0, n साइन थीटा माइनस n1 बराबर 0। अब देखो इससे आंसर आ गया इस तीन इक्वेशन से, अननोन 3 है, n, n1 और कौन सा अननोन है, f, तो समझ सकते हो 3 सॉल्व करो आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या रहा है इसका कि अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस F मिनिमम से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो B का एक्सेलरेशन बताइए, B का, तो फिर कुछ नहीं करना, इसमें भी तब वही है, बस फर्क क्या होगा कि
उस केस में अभी तो तुम समझ गए होगे, ये समझ गया ना? यस सर। अब क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर, इसका सोल्यूशन इधर तो मान लो क्या A1 है, A1 इसका A2, इस पे फोर्स फ्रिक्शन क्या लिखोगे तब, और यहां से जो F मिनिमम आएगा उसी को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि अब की बार जो फ्रिक्शन आएगा वो कैंटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और कैंटिक फ्रिक्शन आने की वजह से क्या होगा कि सिस्टम भाग जाएगा, 1/3 है, यही लिखेंगे। इस फोर्स को वही F मिनिमम लिखोगे जो था F मिनिमम, और कुछ नया नहीं, बस फर्क क्या हो कि हल्का सा जैसे फोर्स को बढ़ाए यहाँ का फ्रिक्शन घट गया, और घटने की वजह से सिस्टम एक्सीलरेट हो गया, ये इधर भागेगा इधर भागेगा। इसका तो A1 मान लो, इसका जब इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, A1 A2। फोर्स क्वेश्चन लिखो, इस पे क्या लिखोगे, F मिनिमम माइनस n साइन थीटा बराबर 2m इंटू A1, क्वेश्चन नंबर 1। इससे फोर्स क्वेश्चन लिखो, n cos थीटा माइनस mg माइनस 1/3 n1 बराबर मास कितना इसका m है, क्या लिखोगे m इंटू A2, क्वेश्चन नंबर 2। बट 3 अननोन है, एक A1 एक A2 और एक n अननोन है। अब जरूरत पड़ेगी कांस्टेंट रिलेशन की, तो आपको वेस कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। वेस के फ्रेम पे जाओगे, इस पॉइंट को देखोगे, तो इस वेस के फ्रेम पे चले जाओ। सर हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगा ना मेरे ख्याल से, तो पहली 3 इक्वेशन में ये अलग हो, नहीं, अलग n हो चेंज हो जाएगा। जाएगा ना, जैसे सिस्टम एक्सेलरेट करेगा n चेंज हो जाएगा। अरे अगर n ना चेंज करे, अगर मान लो ये वाला n नहीं समझ चेंज गए। करता, ये वाला n नहीं चेंज करता, तो फिर यही नहीं भाग पाता, क्योंकि F मिनिमम तो वही है। अगर F मिनिमम वही रह गया और ये n ना चेंज करते, नहीं भागेगा। जब यही नहीं भागेगा तो ये कैसे भागेगा, इसका मतलब n भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसके फ्रेम से इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को, तो इसका एक्सेशन किधर है, इधर है, कितने के बराबर, A1 के बराबर, और वेस का एक्सेशन ऊपर को है तो नीचे को रेस्ट मिलेगा। अब ये तो रेस्ट में आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट का मोशन इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर 0 कर दो, ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो नॉर्मल का, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल, ये वाला एंगल थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, इक्वेशन क्या बनेगा A2 cos थीटा बराबर A1 cos ऑफ 90 थीटा sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक चेन है जिसका लेंथ L के बराबर है और इसका मास पर यूनिट लेंथ रो के बराबर है। ओरिजिन के इधर का सरफेस फ्रिक्शन है कोफिशिएंट म्यू के बराबर, ओरिजिन के इधर का सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। तो क्या रहा है, यहाँ पे आपने फोर्स F लगाया है और इस F की वैल्यू यहाँ के फ्रिक्शन से ज्यादा है, जिसकी वजह से आगे को भाग रहा है। तो कह रहा है जब ये पूरा का पूरा चैन इस फ्रिक्शनलेस सरफेस आता है, जस्ट आता है, तो वेलोसिटी बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, वेलोसिटी बताइए। तो ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि जितना ये चेन इधर आएगा उतना ही इधर का फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि उतना ही कम सरफेस बचेगा। जब फ्रिक्शन कम होगा तो एक्सेलरेशन इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्स तो वही है, फोर्स तो वही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी टाइम पे मान लेंगे कि ये x डिस्टेंस इधर आ गया, मतलब ये ओरिजिन है ना, तो ऐसे बन गया, x डिस्टेंस से इधर आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा L माइनस एक्स। तो फ्रिक्शन तो यहीं के नॉर्मल रिएक्शन से आएगा, यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन को तो mg बैलेंस कर देगा, इधर का mg बैलेंस करेगा। तो यहाँ का जो n आएगा वो इस mg से आएगा, इस mg का फ्रिक्शन क्या होगा म्यू, म्यू इज म्यू के, और इतने पार्ट का मास, मास पर लेंथ रो है ना, तो रो मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ, ये मास बन गया, इंटू जी कर दिया, म्यू m इंटू जी आ गया फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वाला फोर्स किसके बराबर है F के, और इधर तो फ्रिक्शन आएगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। तो इस पे नेट फोर्स क्या लिखोगे F माइनस दिस फोर्स, इट इज म्यू के रो L माइनस एक्स इंटू जी बराबर इसका टोटल मास इंटू है ना, ये पूरे सिस्टम की बॉडी बनाए हो, सिस्टम की बॉडी है तब तो दिस माइनस दिस कर रहे हो, तो बराबर टोटल मास लिखोगे, ना कि इतने का, क्योंकि ये फोर्स पूरे सिस्टम पे लगा हुआ है, तो बॉडी सिस्टम का बना हुआ है। तो दिस फोर्स बराबर टोटल मास क्या होगा रो इंटू एल, रो इंटू एल, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ए को मैं लिख सकता हूँ v dv बाई dx लिख सकता हूँ। अब इसको इधर भेजो, तो इससे क्या बनेगा v dv रो एल इंटीग्रेशन बराबर यहाँ से बनेगा f dx का इंटीग्रेशन
माइनस म्यू के रो जी बाहर निकाल लो, फिर बनेगा एल माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, बाकी कॉन्स्टेंट। एक्स की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी क्या थी 0, जब ये ओरिजिन पे था, जब ये वाला एंड यहाँ था तो वेलोसिटी 0 थी, और जब एक्स वैल्यू क्या होगी एल, जब ये पूरा पूरा चेन इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा तो ये दूरी पूरी कितनी हो जाएगी एल हो जाएगी, तो एक्स बराबर एल पे वेलोसिटी भी नाउ कर दो इंटीग्रेट, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? हेलो, आया समझ में? इसमें ये है कि x क्या है, इस एंड का इस ओरिजिन से दूरी है, इस एंड का इस ओरिजिन से दूरी है। अब लिमिट t बराबर 0 पे बताओ तुम, ये वाला एंड कहाँ था, यहाँ पे था ओरिजिन पे, तो x क्या होगा 0, और t बराबर आगे t पे जब पूरा पूरा चैन इधर आ चुका होगा तो फिर इस एंड का इस ओरिजिन से दूरी क्या होगी l, तो वही लिखा कि x बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि चैन यहाँ पे वहां से स्टार्ट किया है, और x बराबर l पे वेलोसिटी भी। ठीक है, आगे देखो इस क्वेश्चन का है कि 2 kg 2 kg 4 kg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का 0.1 है, यहाँ का 0.6 है, यहाँ का 0.2 है, फोर्स बीच में लगा हुआ है। कह रहा है इस f की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक में स्लिपिंग शुरू हो जाए। मैंने कहा यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिख लो, ये कितनी आएगी म्यू एम जी 0.1 इंटू 2 इंटू जी, इट इज 2 न्यूटन। यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू लिखो F2, ये कितना आएगा 0.6 और ऊपर से कितना आएगा 4, तो 4 इंटू 6 24, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 0.2 है, यह 4 2 6 2 8 16 60। अब देखो F की मिनिमम वैल्यू ताकि इसके बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाए। अब सिंगल फोर्स प्रॉब्लम मैंने कहा था कि जहां फोर्स लगाते हैं उसके नीचे के कांटेक्ट पे, अच्छा इसके इसके बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाए तो जस्ट मिनिमम केस में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो एफ मिनिमम के केस का कंडीशन यूज कर रहा हूँ। एफ मिनिमम केस में 2 kg और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा 2 kg और 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो जस्ट लिमिटिंग होना चाहिए, मतलब 24 होना चाहिए। ये तो कंडीशन बन गया कि ये एफ मिनिमम के केस में 2 kg और 4 kg का ब्लॉक, अगर 2 और 4 में जस्ट स्लिपिंग होने वाली है तो दोनों के एक्सेलरेशन बराबर है, और फ्रिक्शन दोनों के बीच का लिमिटिंग पे काम कर रहा होगा, क्योंकि उसके बाद जिस फोर्स बढ़ाओगे तब स्लाइडिंग शुरू होगी। ये केस है, अब याद करो ये वाला केस है अगर दोनों के एक्सेलरेशन शुरू हो गया, एक इसके बाद का कंडीशन क्या है, जहां तुम फोर्स लगाते हो इसमें 3 कॉन्टैक्ट है ना, 3 कॉन्टैक्ट है, तो दोनों के एक्सेलरेशन बराबर का केस क्या हो सकता है, इन दोनों के एक्सेलरेशन बराबर हो, मतलब तीनों एक साथ जा रहा हो, तीनों एक साथ जा रहा हो, ग्राउंड स्लिपिंग हो रही हो, या तीनों रुका हो। तीनों नहीं रुक सकता एक साथ, क्यों, क्योंकि फोर्स यहाँ पर लगा रहा है ना, तो यहाँ का फ्रिक्शन 24 है, यहाँ का फ्रिक्शन 16 है, तो सबसे पहली स्लाइडिंग यहाँ नहीं होगी, पहली स्लाइडिंग यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन सबसे कम है। तो मैंने कहा था सिंगल फोर्स प्रॉब्लम में कि जहां फोर्स लगाते हैं उसके नीचे के कॉन्टेक्ट चेक करते हैं कि कहाँ फ्रिक्शन सबसे कम है, पहली स्लिपिंग वहां शुरू होती है, पहली भी अंडरलाइन है। तो अगर फोर्स यहाँ लगाए हो तो पहली स्लिपिंग यहाँ शुरू होगी 16, जैसे ये फोर्स ना 16 टच करेगा ये तीनों ब्लॉक साथ साथ भाग लेंगे, उसके बाद दूसरी स्लाइडिंग होगी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। अब क्वेश्चन है कि ये जो स्लाइडिंग है जो मैं एक्सेलरेशन बराबर मान रहा हूँ और यहाँ का लिमिटिंग मान रहा हूँ, उस समय पे क्या ये इसका एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या इसका भी इसके साथ सेम है कि नहीं सेम है, क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा लेट्स एज्यूम तीनों का सेम है, बट वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ का फ्रिक्शन अगर इस लिमिटिंग से कम आ गया तो तुम कहोगे कि हाँ सर ठीक है, पहली स्लिपिंग यहाँ हुई थी तो दूसरी यहाँ होगी और दूसरी होने वाली होगी, तो वो जो एफ मिनिमम आंसर निकाल रहा हो सही होगा। लेकिन अगर यहाँ का वेरिफिकेशन फेल हो गया तो इसका मतलब पहली स्लिपिंग यहाँ हुई है, दूसरी यहाँ, तब तीसरी यहाँ पे होगी, तो वो तीसरा वाला केस होगा, तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने माना क्या, एज्यूम 2 and 2 नो स्लिप पे पड़ेगा, नो स्लिप पे पड़ेगा। तो एक काम करो ना, पूरे सिस्टम को एक ही साथ बना लो, क्योंकि तीनों के एक्सेलरेशन बराबर है ना इस केस में, A1 बराबर A2 बराबर A3 है, तो एक ही बार सिस्टम बना लो। तो सिस्टम में क्या दिखाओगे, F माइनस सिस्टम पे नेट फोर्स, ये तो इंटरनल तरफ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ का फ्रिक्शन पीछे आएगा 60 बराबर टोटल मास 4 2 6 2 8 8 इंटू ए मान लिया। अब क्या करो,
2 kg और 4 kg के बीच का फ्रिक्शन भी तो मुझे पता है 24 का, इसका हेल्प ले लो। 4 kg की एबीडी बनाएंगे, तो 4 kg की एबीडी में 16 अगर तुम पीछे दिखाओगे तो ये जो 24 होना चाहिए ऊपर आगे होना चाहिए, क्योंकि ए भी तो आगे भाग रहा है, इसका आगे कौन भगा रहा है, यहाँ का फ्रिक्शन। इक्वेशन क्या लिखोगे, 24 माइनस 16 बराबर 4 इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 8, 2 आ गया, 2 उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 16, 16 32। बट ये आंसर सही तभी हो सकता है जब ये वेरीफाई होना बाकी है। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए 2 kg के बीच का फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा। तो 2 kg की एबीडी बनाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, आगे दिखा दो, वेट करो एक सेकंड। तो देखो इस पे लिखोगे F बराबर m है, तो मास 2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, आ गया 4। बट ये जो 4 है वो तो 2 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये केस पूरा फेल हो गया, गलत हो गया। ठीक है, गलत होते होते वो मुझे बता के जा रहा है कि पहली स्लिपिंग अगर यहाँ पे होगी तो दूसरी यहाँ पे होगी, तीसरी यहाँ होने वाली होगी, और यहाँ का स्लिपिंग कराने के लिए यहाँ का स्लिपिंग हो चुकी होगी, तब जाके तीसरी यहाँ पे होगी। तो फिर हम क्या मानेंगे, अब सच्चाई क्या होगी बताता हूं। हाँ, अब एज्यूम नहीं करना है, अब तो हकीकत है, अब तो फैक्ट है। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि 2 और 4 के बीच में कौन सी स्लिपिंग हुई, थर्ड स्लिपिंग हुई, थर्ड स्लिपिंग हुई। तो अगर इसमें थर्ड स्लिपिंग है तो सुनना, पहली स्लिपिंग यहां हुई है कंफर्म, और दूसरी स्लिपिंग अगर यहां हो रही है, दूसरी यहां हो रही है, इसका मतलब तीसरा स्लिपिंग पे के जस्ट पहले, तीसरे स्लिपिंग के जस्ट पहले इन दोनों का एक्सेशन बराबर होगा, तो ये तो होल्ड करेगा ही। और इसमें स्लिपिंग के टाइम पे यहाँ का फ्रिक्शन लिमिट नहीं, ये तो होल्ड करेगा ही। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 kg की अलग से एबीडी बना देंगे, उसकी बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों साथ जा रहे हैं ना, A1 बराबर A2 है, तो इस 2 kg एबीडी बनाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स F दिखाओगे, और यहाँ पे ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन से दिखाओगे पीछे, इस वाले 2 पे यहाँ का फ्रिक्शन 2 पीछे दिखेगा, और यहाँ का जो फ्रिक्शन है कितने का, 24 का, वो तो पीछे दिखेगा ही, इसलिए क्योंकि ये तो होल्ड होना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा, F माइनस 24 2 26 बराबर मास इंटू ए। अब इस ए को निकालने के लिए इन दोनों का एक्सेशन बराबर है, A1 बराबर A2 है, इन दोनों के बराबर है, तो 4 kg की एबीडी बना दो। 4 kg बनाओगे तो 4 kg पे ये तो 24 है, तो 24 आगे दिखेगा, 24 आगे दिखेगा, और यहाँ का फ्रिक्शन 16 है, पीछे दिखेगा। अब लिखो F बराबर है, तो 24 माइनस 16 बराबर मास इंटू ए। एक वैल्यू क्या आ गया, 2 उठा कर यहाँ पर रख दो, तो कितना आ गया, F बराबर 26 प्लस 2 इंटू 2 4 इज 30। तो आंसर इज 30 आंसर। इसका मतलब अगर आपने 30 का फोर्स लगा दिया तो फिर ये स्लिप करेगा, यहाँ पे स्लिप करेगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, जब इस फोर्स को तुम 0 से बढ़ाओगे तो पहली स्लिपिंग यहाँ शुरू करेगी, ठीक है, और 30 टच करने के पहले ही कोई एक ऐसा फोर्स आएगा जिसपे यहाँ पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जब ये फोर्स आएगा 30 तो यहाँ की स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, और 30 ज्यादा कर दिए तो फिर तीनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेस भागेगा। सबसे तेज कौन भागेगा, 2 kg वाला, उसके बाद कौन तेज भागेगा, 4 kg वाला, उसके बाद कौन भागेगा, 2 kg वाला, सबसे स्लो 2 kg वाला भागेगा। ऑर्डर की बेस में आ रहा होगा कि पहली स्लिपिंग यहाँ हो रही है, मतलब तीनों साथ साथ जा रहे हैं, दूसरी स्लिपिंग यहाँ हो रही है, मतलब ये दोनों तेजी से भाग रहे होंगे, तेजी से, ये थोड़ा धीरे धीरे भाग रहा होगा, फिर तीसरी स्लिपिंग यहाँ हो रही है, इसका मतलब कि ये तेज भाग रहा होगा, ये थोड़ा सा और कम, ये सबसे कम भाग रहा होगा। तुमको बात समझ में आ रही है।